वाले हैं आइसोइटीज के बारे में। तो ये है हमारा जीनस आइसोइटीज जो कि टेरिडोफाइट का एक मेंबर है। तो इसके हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टमिक पोजीशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन या ऑकरेंस के बारे में, इसके थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट और लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं आइसोइटीज के बारे में। तो इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डिवीजन जो होता है वो होता है टेरिडोफाइट्स, यानी कि टेरिडोफाइट का मेंबर ये है। क्लास जो है वो है लाइकोपोडोप्सिडा। ऑर्डर जो है आइसोइटेल्स, फैमिली आइसोइटेसी और जीनस हमारा आइसोइटीज। ये हमारा आइसोइटीज का डायग्रामेटिक व्यू है। देन हम आगे बात करेंगे इसके अकरेंस के बारे में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या अकरेंस। अकरेंस एक ही चीज होती है। तो आइसोइटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 100 स्पीसीज व्हिच आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आइसोइट्स जो होते हैं उसके टोटल 100 स्पीसीज अभी तक रिप्रेजेंट हो चुकी हैं, यानी कि 100 स्पीसीज जो है आइसोइट्स की वो पाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड। दे प्रीफर ये कूल टेम्परेट क्लाइमेट एंड आर लेस अबंडेंट इन ट्रॉपिक्स। तो ये जो होते हैं वो कूल टेम्परेट क्लाइमेट को ये क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पे टेम्परेट जो मतलब टेम्परेचर जो होता है वो हमारा लो होता है, यानी कि कूल कंडीशन होती है। और ट्रॉपिक्स लेवल पे ये ग्रो जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में ये ग्रो होते हैं। दे आर एक्वेटिक पेरिनियल हर्ब। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और ये पेरिनियल हर्ब होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा साल की इनकी लाइफ स्पैन होती है। और ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वाटर में ये ग्रो करते हैं। अकरिंग इन सैलो पॉन्ड, जैसे कि वाटर में ग्रो करते हैं तो सैलो पॉन्ड हो गया। लेक में ग्रो कर सकते हैं, रिवर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल आइसोइड्स इंग्लिमेनाई, आइसोइटीज कोरोमेंडलाइना। देन कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं जो कि है हमारा आइसोइटीज जैपोनिका। तो ये हमारे कुछ स्पीसीज हैं जो कि ये कुछ जो होते हैं वो पार्शली सबमर्ज होते हैं और कुछ हमारे हैं जो कि कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर। सम स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, कुछ स्पीसीज इसके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे कि आइसोइड्स बटलेरी। तो ये आइसोइड्स बटलेरी जो है वो हमारा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है टेडो इसका आइसोइड्स का। देन जीनस इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय 9 स्पीसीज। Isoids, Coromandlina and amphibious perennial is the most common Indian species। तो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 9 स्पीसीज जो है वो रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं अब तक, जिसमें से हमारा ये जो आइसोइड्स कोरोमेंडलाइना जो होता है ये हमारा एम्फीबियस पेरिनियल होता है, जो कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाया जाता है इंडिया में। तो ये हो गया इसके अकरेंस की बात। अब हम आगे मूव करते हैं, इसके स्पोरोफाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो स्पोरोफाइट के बारे में बात करने से पहले हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं, यानी कि स्पोरोफाइट का ही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो जो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, प्लांट्स जो होता है वो जनरली मोनोकॉट के तरीके से अपीयरेंसेस की होती है। जैसे मोनोकॉट के प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं, वैसे ये प्लांट्स यानी कि आइसोइड्स जो होते हैं उनका अपीयरेंस होता है, देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे कुछ ये मोनोकॉट प्लांट्स, जैसे कि व्हीट या राइस की तरीके से ये क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है या दिखाई दे रहा है। It consists of massive axis that bears a tough root at the base and quill-like leaves on the upper part। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो एक्सिस है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सिस होती है, जिसमें ये क्या करता है, जो रूट टफ्ट होते हैं ये नीचे की साइड में, यानी कि इधर इधर साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो रूट टफ्ट जो होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा बेस की साइड में। और इसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, कोइल लाइक होती है, जो कि अपर पार्ट में इसके पाया जाता है, जो कि आप ये वाला पार्ट जो है वो देख पा रहे होंगे। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये हमारी इसकी एक्सिस है और ये नीचे वाला पार्ट हमारा इसका रूट है। तो ये हो गई इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इसी में हम बात करेंगे इसके एक्सिस के बारे में, जो कि हमने कितने पार्ट में बात किया था, एक्सिस, रूट और लीव्स के बारे में हमने बात किया। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं एक्सिस के बारे में। तो जो एक्सिस इज ये सबटेरियन पेरिनियल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट। तो ये हमारा कैसा पार्ट होता है, सबटेरियन पेरिनियल पार्ट होता है स्पोरोफाइट का। यानी कि वाटर की बात करेंगे तो ज्यादातर जो हमारे पास आइसोइड्स के जो हमारे मेंबर होते हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं। और ये कैसे होते हैं, पेरिनियल पार्ट होता है, यानी कि एक से ज्यादा ज्यादा साल तक ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इट इज सिलिंड्रिकल व्हेन यंग। ये जब यंग कंडीशन में होते हैं तो कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। लेकिन बिकम्स 2, 3 और 4 लोब इन द लोअर पार्ट एज द प्लांट मैच्योर्स। और जब ये जो मैच्योर होते हैं तो ये 2 लोब में, 3 लोब में या
4 लोब में क्या करते हैं, ये लोअर पार्ट में ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि ये आप प्लांट अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये इसकी कंडीशन जो है वो एक्सिस जो है कई सारे लोब में डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पे जब ये मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद ये 4 लोब तक ये क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन अपर लीफ बेयरिंग एंड ए लोअर रूट बेयरिंग पार्ट। तो हम ये जो डिफरेंशिएट होता है, 2 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो लीफ को बियर करता है, यानी कि लीफ को वो आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो रूट बियरिंग पार्ट होता है, यानी कि रूट उधर साइड में ग्रो करते हैं नीचे वाले पार्ट में। इट इज कवर्ड विद ए ड्राइड लीफ बेसिस एंड रूट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हमारे पिछले साल वाले जो हमारे पास रूट्स ग्रो कर रहे हैं होते हैं या लीफ ग्रो कर रहे होते हैं, वो जब नया हमारे पास जब हमारे पास वो ईयर में वो आगे बढ़ता है तो यही जो होते हैं लीफ जो होते हैं और रूट्स जो होते हैं, इनको क्या करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। The flakes of the dried tissues are sludged off towards the end of the growing season। और उसके बाद में क्या होता है कि इसमें से जो फ्लैक्स जो इसके होते हैं वो ड्राइड टिश्यूज वाले जो होते हैं वो स्लज ऑफ हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। जो ड्राई हो जाते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं जब नया सीजन स्टार्ट होता है तब, यानी कि वो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं। जैसे नया ग्रोइंग सीजन आएगा पुराने वाले टूट करके गिर जाएंगे। देन एक्सिस इज पेक्यूलियर ऑर्गन ऑफ आइसोइट्स। तो आइसोइट्स का ये हमारे पास एक्सिस जो होता है ये पेक्यूलियर फीचर माना जाता है या पेक्यूलियर ऑर्गन जो होता है ये माना जाता है। और एंड इट्स मॉर्फोलॉजिकल नेचर इज डिबेटेड। और इसका जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है वो डिबेटेड है, यानी कि अभी भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इट हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड एज स्टॉक, स्टेम, कॉर्न और राइजोम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, एक्सिस की बात करते हैं, तो ये फिर कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए, जैसे स्टॉक, स्टेम, कॉर्न, राइजोम। ये जो होते हैं इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एक्सिस को। इसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, स्टेम भी बोल सकते हैं, कॉर्न भी बोल सकते हैं, राइजोम भी बोल सकते हैं। देन एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे ईम्स, इन्होंने 1936 में एक्सिस को बोला कि ये 2 पार्ट से मिलकर के बने हैं। एक हमारा स्टेम होता है, दूसरा हमारा राइजोमार्फ होता है। स्टेम जो होती है वो अपर लीफ बेयरिंग पार्ट होती है और जो राइजोमार्फ होती है वो लोअर पार्ट होती है। तो इन्होंने क्या किया, एम्स ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको, एक्सिस को। एक को बोला स्टेम, दूसरे को बोला राइजोमार्फ। एनाटॉमिकल स्टडीज जो कहती हैं वो कहती हैं पर्टिकुलरली ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ स्टील इंडिकेट्स दैट द एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड राइजोमार्फ। तो हमारे पास जो एनाटॉमिकल स्टडी होती है इसकी एक्सिस की, जब हम एनाटॉमी देखते हैं इसकी, तो जो इसका 3 डायमेंशनल व्यू है, यानी कि 3 डायमेंशनल व्यू है, वो बताता है कि जो स्टील जो होती है उसकी ये इंडिकेट करती है कि एक्सिस जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हमारा स्टेम में और दूसरा हमारा राइजोमार्फ में। देन एक्सिस के बारे में हम बात करें, ये हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके लीफ के बारे में। तो लीफ जो होती है हमारी, लीफ आर कोइल लाइक। लीफ जो होती है हमारी कैसी होती है, कोइल लाइक होती है। इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लीफ जो होती है हमारी इसकी कोइल लाइक होती है, जो कि 2 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जो होती है वो ये पाई जाती है इसमें। यानी कि इसके लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक की ये लेंथ की होती है। दे आर बोर्न इन ए क्लोज स्पाइरल फिलोटैक्सी इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। तो ये जो होती है, जो ग्रो करती है, यानी कि बॉर्न होती है, लीव्स जो होती है उसमें स्पाइरल फिलोटैक्सी देखी जाती है। जो ये फिलोटैक्सी होती है वो लीफ के अरेंजमेंट को बताती है। और कैसा लीफ का अरेंजमेंट है, स्पाइरल है, क्लोज स्पाइरल है। और ये एक्रोपिटल ऑर्डर में ये क्या है, ये बॉर्न होती है। देन इन यंग एक्सिस की बात करते हैं तो वहां पे ओनली 2 to 3 लीव्स जो होती हैं वो एपेक्स के चारों तरफ पाई जाती हैं। देन बट एज द प्लांट मेच्योर, लेकिन जैसे ही प्लांट मेच्योर होता है फिलोटैक्सी जो होती है वो चेंज हो जाती है। 3 to 8, 5 to 13, 8 to 21 ये कन्वर्ट हो जाती है। देन द लेटर कंडीशन आर ब्रॉट अबाउट बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 1 स्पाइरल। और बाद में जो कंडीशंस हमारी होती हैं इस तरीके से होती हैं कि जो लीव्स होती है उनका कंडेंसेशन हो जाता है और वो एक स्पाइरल बना लेती हैं। यानी कि ये स्पाइरल फिलोटैक्सी शो कर रही थी तो ये एक ही स्पाइरल बना लेगा, वो कंडेंस्ड हो जाएंगी बाद के कंडीशन में, यानी कि लेटर कंडीशन जब आएगी। लीफ जो होती है इसकी लिगुलेट होती है और माइक्रोफिलस लीफ होती है, यानी कि छोटी लीफ होती है। When a somewhat expanded base and a straight or slightly curved tapering apex। और हम बात करते हैं जो एपेक्स होता है हमारे पास वो कैसा होता है, स्ट्रेट हो सकता है और स्लाइटली कर्व्ड हो सकता है। और बेस जो होता है वो कैसा होता है, वो एक्सपेंडेड होता है। तो ये 2 पार्ट में इसके होते हैं लीफ, एपेक्स और बेस जो होता है
उसका दोनों अलग अलग फीचर है। बेस हमारा कैसा है, एक्सपेंडेड है, और हमारे पास एपेक्स कैसा है, वो स्लाइटली कर्व है या स्ट्रेट है। तो ये लीफ की खास बात हो जाती है। देन इट इज लाइट ग्रीन इन कलर बट द लोअर पोर्शन यूजुअली लैक्स क्लोरोफिल एंड ये पिंक आर व्हाइट इन कलर। तो ये जनरली कैसे होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन लोअर पोर्शन इनका जो होता है उसमें क्लोरोफिल जो होता है नहीं पाया जाता है, और वो पिंक कलर का या व्हाइट कलर का शो होता है। अब क्यों ये होता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो होते हैं वो हाफ सबमर्ज होते हैं। तो जब हाफ सबमर्ज होते हैं तो आधे पार्ट जो होती है, यानी कि हमारे पास क्या जो हमारे पास एक्सिस वाली पार्ट होती है लीफ की, वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन जो ऊपर वाली पार्ट होती है जो कि हमारा एरियल पार्ट एरियल में आ जाता है, वो हमारा कैसा हो जाता है, वो हमारे पास जो लाइट ग्रीन कलर की वो हो जाती है। तो जो हिस्सा हमारा लीफ का हिस्सा जो हमारा डूबा रहेगा पानी में, वो हमारा कैसा हो जाएगा, वहां क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी, पिंक और व्हाइट कलर के हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास जो पानी में डूबा नहीं रहेगा, जो पानी के ऊपर रहेगा पार्ट, वो हमारा लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देगा। देन लीफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हेल्दी प्लांट जो होती है वो उसमें 100 से ज्यादा लीव्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो पेरिफेरल लीव्स डाइड एंड डिके एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। तो हमारे पास जो हमारे पास पेरिनियल लीव्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं, कब उनका डिके हो जाता है, डाई और डिके हो जाती हैं कब, जब नया ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है। और वो किसमें देखने को मिलती है, जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती है उसमें देखने को मिलती है। लिविंग बिहाइंड ओनली ए फ्यू इमेच्योर लीव्स, और वहां पे क्या होता है, कुछ इमेच्योर लीव्स जो होती हैं वो बची रह जाती हैं, बाकी सारे के सारे उनकी डेथ हो जाती है और डिके हो जाता है उनका। वहीं हम एक्वेटिक स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो हेल्दी लीव्स कैन बी सीन थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हमारे पूरे सालों साल जो है वो हेल्दी लीव्स जो होती है वो दिखाई देती है। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक स्पीसीज में लीफ की खास बात हो गई। देन लीफ ऑफ आइसोइड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रायंगुलर कॉर्डेट और बाइफिड एंड कलरलेस लेग्यूल एंड ये वेनम। तो इसमें हमारे पास क्या है कि कुछ कैरेक्टराइज स्ट्रक्चर जो होते हैं आइसोइड्स की लीफ में पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर कॉर्डेट और बाइफिड कलरलेस लेग्यूल होते हैं एंड वेनम होता है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हो तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है लेग्यूल का है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसके ये लीफ का है। लीफ वाले स्ट्रक्चर में ये हमारे पास लेग्यूल दिखाई दे रहा है, और ये लेग्यूल के ऊपर छोटा सा पार्ट डेवलप हुआ है जिसको हम वेलम के नाम से जानते हैं। तो ये लेग्यूल और वेलम में क्या हो जाता है, कैरेक्टराइज यानी कि इसमें लीफ में प्रेजेंट होता है। द लेग्यूल इज 2 to 15 मिलीमीटर इन लेंथ में होता है। लेग्यूल की बात करें 2 से 15 मिलीमीटर लेंथ में होता है। It is embedded in the tissue of the leaf just above the sporangium with the help of lobed structure called glossopodium। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये embedded होता है। कौन embedded होता है, हमारे पास जो लेग्यूल होता है वो हमारा embedded होता है कहाँ पे, लीफ के जस्ट नीचे, यानी कि सॉरी लीफ के जस्ट ऊपर, जहां हमारे पास लीफ वाला पार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर जो होता है ये embedded होता है। स्पोरेंजियम विद द हेल्प ऑफ लोब स्ट्रक्चर, एक लोब स्ट्रक्चर होता है उसमें ये एम्बेडेड होता है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जो होता है वो उसको हम बोलते हैं ग्लोसोपोडियम। तो ये ग्लोसोपोडियम हमारा जो होता है इस लोब वाले स्ट्रक्चर में ये एम्बेडेड होता है। देन एनी डिफाइंड फंक्शन ऑफ द लेग्यूल इज नॉट नोन। इस लेग्यूल का कोई भी अभी तक हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हुआ है, बट इट इज कंसिडर्ड एज एन एब्सॉर्बिंग एंड सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी अगर हम बात बताएं तो इसमें हम इसको हम एब्सॉर्बिंग की तरीके से, यानी कि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम करता है, और कुछ इसकी सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जो कि इसमें पाई जाती है। तो ये लीफ की हमारी खास बात हो गई आइसोइड्स की, जो कि इसके कुछ कैरेक्टराइज फीचर हैं आइसोइड्स के लीफ की। अब लीफ में ही हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हमने बात किया किसके बारे में, यहाँ पे लेग्यूल के बारे में, और अब हम वेलम के बारे में बात करते हैं। तो वेलम जो होता है हमारा वो कैसा होता है, छोटा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम एंड द लेग्यूल। ये स्पोरेंजियम में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास दिख रहा है स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पूरा पार्ट जो है स्पोरेंजियम का पार्ट है, और ये हमारे स्पोरेंजियम के जस्ट ऊपर जो है वो हमको दिखाई दे रहा है वेलम। और वेलम का ये हमारे पास, ये जब स्ट्रक्चर को हम जूम करेंगे तो वेलम हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें बहुत बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वेलम में। इट मे हैव ओनली ए सिंगल लोब, इसमें हमारे पास एक पूरा का पूरा एक सिंगल लोब होता है, सिंगल लोब, देन व्हिच आइदर एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड रीच नियरली हाफ द लेंथ ऑफ द स्पोरेंजियम।
और ये कैसा होता है, ये एक्सटेंड कर जाता है नीचे की तरफ डाउनवर्डली, और ये क्या करता है, जो स्पोरेंजियम होता है उसके आधे लेंथ में ये क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है। देन कुछ स्पीसीज है हमारे पास यहाँ पे जिसमें ये देखने को मिलता है इस तरीके से, जैसे आइसोइड्स कोरोमैंडलाइना की बात करें तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, और स्ट्रेच्ड हो जाता है अपवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ आता है, तो ये हमारे पास आइसोइड्स कोरोमैंडलाइना में देखने को मिलता है, जबकि स्ट्रेच होकर के ऊपर की तरफ जब हो जाता है तो इसको हम दो स्पीसीज में देख सकते हैं। एक हमारे पास है आइसोइड्स मेलिनमेनिया और आइसोइड्स एशियाटिका, तो ये दो स्पीसीज में हमको देखने को ये मिलता है। ये हमारा स्ट्रेच हो गया है ऊपर की तरफ। देन इट हैज टू वेल डेवलप्ड लोब्स दैट कवर द स्पोरेंजियम कंप्लीटली, और ये क्या का काम करता है, ये इस तरीके से भी डेवलप हो सकता है कि दो लोब्स इसके बन जाएंगे और ये पूरी स्पोरेंजिया को वो कवर कर लेगा, पूरी स्पोरेंजिया को वो कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो इस तरीके से उसमें हमारे पास वेलम में वो जो है वेरिएशंस देखने को मिलती है ढेर सारी, और ये दो स्पीसीज में देखी जाती है, ये दोनों स्पीसीज में ये देखी जाएगी। वेलम इज एब्सेंट इन सम स्पीसीज ऑफ आइसोइड्स, और ये कुछ आइसोइड्स की स्पीसीज में एब्सेंट भी होती हैं। इन आइसोइड्स ऑल द लीव्स हैव द पोटेंशियल ऑफ बेयरिंग स्पोरेंजिया, और सारे के सारे हमारे पास जो आइसोइड्स के मेंबर होते हैं उसमें सबके पास ये पोटेंशियल होती है कि वो स्पोरेंजिया को बेयर कर ले जाएं, यानी कि स्पोरेंजिया उनके अंदर पाया जाता है, वो सारे के सारे आइसोइड्स में देखने को मिलता है ये। देन ये हो गई हमारी बात लीफ की। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट जो हमारा है प्लांट का इसके, वो है हमारा रूट। अब रूट के बारे में हम बात करें, एक्सटर्नल कैरेक्टर में हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट के। अब हम तीसरा हमारा है रूट। अब रूट में क्या होगा हमारे पास, दे अराइज ऑन द लोअर लोब पार्ट ऑफ द एक्सिस, तो एक्सिस जो हमारा मिडिल वाला पार्ट है उससे ये जो होते हैं नीचे की तरफ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। लोब पोर्शन जो होता है जिसको हम बोलते हैं रूट, रेडिएटिंग अक्रॉस ईच लोब फ्रॉम द सेंट्रल ग्रुप, और ये क्या होता है, ये सेंट्रल ग्रुप से रेडिएटिंग हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, कुछ ये वाले स्ट्रक्चर, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं रूट के अंदर। अगर हम बात करते हैं यंग रूट की, तो क्लोज टू द सेंट्रल ग्रुप, जो सेंट्रल ग्रुप होता है उसके एकदम क्लोज में पाए जाते हैं। एंड जब ये प्लांट ओल्ड हो जाता है तो ये ग्रेजुअली पुशअप हो जाते हैं, कहां पे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड में ये पुष्ट हो जाते हैं। देन रूट आर यूजुअली डाइकोटोमसली ब्रांच एंड पोसेसेस न्यूमरस रूट हेयर, और ये रूट्स जो होते हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच हो जाते हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं, और लेकिन वो पूरी तरीके से अलग नहीं होते हैं। डाइकोटोमी यानी कि दो अलग अलग सेगमेंट की तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन उनके उनमें सेपरेशन जो होगा वो नहीं देखने को मिलेगा, और उसमें बहुत सारे रूट्स जो होते हैं वो रूट हेयर्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं या उसके पास पाए जाते हैं। They remain attached to the axis for a long period or sludged off every year। तो ये दो तरीके से ये अटैच हो सकते हैं, या तो ये एक्सिस के साथ में लॉन्ग पीरियड तक के लिए ये क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, या तो ये हर साल क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं और नए रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारा रूट का, टीएस सेक्शन काटा गया है हमारे पास, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये वाला पार्ट हमारे पास कॉर्टेक्स का रीजन है। देन ये स्ट्रक्चर जो आपको बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये सबसे बीच वाला जो स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये जाइलम है, और जाइलम को ये हमारे पास ये घेरे हुए स्ट्रक्चर जो बीच बीच में है वो फ्लोएम है, और हमारे पास ये रूट ट्रेसेस हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें रूट को, और हम इसमें पता लगाएं कि इसमें किस टाइप का स्टील पाया जाता है, तो इसमें हमारे पास एक्टिनो स्टील जो है देखा जा रहा है। ये जो इस तरीके का हमारे पास स्टील बनता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील। तो स्टीलर सिस्टम को हमने पूरी तरीके से इस लेक्चर सीरीज में, यानी कि हम टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइट्स वाली प्लेलिस्ट में आपको जो स्टीलर सिस्टम है पूरी तरीके से आपको वहां पे कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, जहां पे डिफरेंट टाइप के स्टील के बारे में हमने बात किया है और बताया है कि वहां पे हमने एग्जाम्पल भी बताए हैं कि कौन सा स्टील जो है वो किस प्लांट में पाया जाता है। तो ये हमारे पास आइसोइड्स की रूट देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्टिनो स्टील जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जाइलम जो है वो कैसा है, स्टार शेप है, और स्टार शेप जाइलम की खास बात होती है जो कि एक्टिनो स्टील में होती है। देन ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसके। तो हमने अभी तक सारे के सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर देखे, अब हम एक एक पार्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा हमने बात किया था एक्सिस के बारे में, तो हम फिर से एक्सिस को देखेंगे, लेकिन हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करेंगे।
तो द एक्सिस रिप्रेजेंट ये कंडेंस्ड स्टेम ऑफ राइजो एंड राइजोमार। तो एक्सिस हमारा क्या होता है, एक कंडेंस्ड स्टेम होता है एंड राइजोमार होती है। तो जैसे कि हमने बताया था कि एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेम में और एक राइजोमार में। तो ये हमारा इन्हीं दोनों का कंडेंस्ड फॉर्म होता है, यानी कि ये दोनों मिलते हैं तब जाकर के हमारा एक्सिस बनता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एक्सिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किसकी, एक्सिस की, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो कि हम सेगमेंट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एक्सिस शोज ए डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस फॉलोड बाय ए वाइड कॉर्टेक्स। तो हम फिगर नंबर 3 में देखेंगे तो यंग एक्सिस जो होती है हमारी, उसमें हमको डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस देखने को मिलेगी और उसके जस्ट नीचे हमारे पास एक बड़ा सा कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। अब एक एक करके हम समझते जाते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस होगी और उसके साथ में एक बड़ा सा कॉर्टेक्स होगा। देन द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स आर कोलन काइमेटस। तो हमारे पास जो सबसे बाहर की लेयर होगी कॉर्टेक्स की, वो कैसी होगी, कोलन काइमेटस होगी। और जो वाइल द इनर लेयर जो होगी वो होगी पैरेनकाइमेटस विद मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसमें पैरेनकाइमेटस वाले हमारे पास इनर लेयर होगी, उसमें हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो देखे जाएंगे। कॉर्टिकल सेल्स जो होता है रिच होता है इन स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन में हमारे पास जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो ढेर सारे पाए जाते हैं। सेंट्रल पार्ट की अगर हम बात करते हैं एक्सिस की, तो ये ऑक्युपाई करता है किसको, प्रोटोस्टील को, विथ ए सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो बीच में हमारे पास एक सेंटर में जाइलम होगा और उसको सराउंड किया होगा फ्लोएम, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टील। तो ये भी हम बात की, अभी हमने बात किया कि हमने स्टीलर सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। आप ये प्रोटोस्टील को आपको समझना है तो आप स्टीलर सिस्टम वाले लेक्चर में जाकर के इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। Then xylem is not differentiated into protoxylem and metaxylem element। तो हमारे पास जाइलम जो होता है इसमें कोई भी जाइलम में डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। देन जाइलम ट्रैकीड जो होती हैं वो मोस्टली स्पाइरल थिकनिंग इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जाइलम की कुछ खास बातें हैं जो कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है, यानी कि यंग एक्सिस में हम अभी देख रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एक्सिस इज द प्रेजेंस ऑफ कंटीन्यूअस पैरेनकाइमेटस शीथ बिटवीन द फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है यहाँ पे ये निकल करके आया कि हमारा जो एक्सिस है उसमें जो हमारे पास पैरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस जो होती हैं वो क्या करती है, शीथ के बीच में होती है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेनकाइमेटस एक शीथ पाई जाती है इसमें। और ये इस हमारे पास जो हमारा एक्सिस है इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। देन हम आगे मूव करते हैं और कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें कि द कंप्लीट वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द एक्सिस कैन बी सीन इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसका एलएस काटेंगे तो एलएस जब काटेंगे तो हम इसमें इसका वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो हम एक्सिस का पूरा कंप्लीटली हम इसको सीन कर सकते हैं, यानी कि उसमें विजिबल हो जाती है। देन इट इज एन एंकर शेप स्ट्रक्चर। द अपर सिलेंड्रिकल पार्ट हैज 2, 3 or 4 lobes radiating from its base। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ये एक एंकर शेप स्ट्रक्चर होती है और ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है वो 2, 3, 4 लोब में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रेडिएटिंग फ्रॉम इट्स बेस, यानी कि बेस से ये रेडिएटिंग फॉर्म करता है। हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये 2 लोब में डिवाइड है, ये हम देख पा रहे होंगे तो हमारे पास 3 लोब में डिवाइड है, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे तो 1, 2, 3, 4 लोब में ये डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से ये कई सारे लोब में बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। देन सिंस द अपर पार्ट गिव्स ऑफ लीफ ट्रेसेस, और ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं वहां पे हमको लीफ ट्रेसेस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर। लोअर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो गिव्स आउट ओनली रूट ट्रेसेस, यहाँ पे रूट ट्रेसेस देखने को मिलते हैं लोअर पार्ट में, एंड हेंस इट इज राइजोमार्फिक इन नेचर। और इसी रूट ट्रेसेस होने की वजह से इसको हम राइजोमार्फिक इन नेचर बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बात प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक्सिस का हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब एक्सिस का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम बात कर लेते हैं। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से बात कर लिया। सेकेंडरी टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय द पेरिनियली एक्टिव मेरिस्टेम। तो जो हमारे पास सेकेंडरी टिश्यूज होती है इसकी वो फॉर्म होती है कैसे, पेरिनियली एक्टिव मेरिस्टेम से, जो कि ये एक्सटेंड होती है कहां से कहां तक, ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्टेम, यानी कि पूरे स्टेम के सरफेस पे ये एक्सटेंड हो जाती है
यानी और उसके बाद में एक्सेप्ट नियर द एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम वाली रीजन को छोड़ करके पूरे के पूरे सरफेस में ये फैल जाती है। Then this meristem is abnormal in position as it develops outside the phloem। तो ये जो हमारे पास दिस मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम होती है, ये क्या हो जाती है, एबनॉर्मल पोजीशन में ये डेवलप होने लगती है फ्लोएम के बाहर बाहर। तो हम 5A 5B स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखना चाहें, ये 5A और 5B का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है, ये पेरिस्मेटिक टिश्यूज है, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम दिख रहा है, सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या क्या हो जा रही है, ये फ्लोएम के आउटसाइड की तरफ ये एबनॉर्मल पोजीशन में डेवलप होने लगती है मेरी स्टेम्स। तो ये हमारे पास मेरी स्टेम्स है, मेरी स्टेम्स वाली सेल है लेटरल मेरिस्टेम और प्रिज्मेटिक टिश्यूज, ये सारी दोनों टिश्यूज जो होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं। देन इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी पेरेन्काइमा, और ये क्या काम करती हैं, जो हमारे पास एबनॉर्मल पोजीशन में डेवलप हुई रहती है मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन करने लगती है आउटर साइड में, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल सेल से, कहां पे, इनर साइड में, यानी कि इनर साइड में ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट इनका होने लगता है बाहर की तरफ, जो सेकेंडरी पेरेन्काइमा होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब सेकेंडरी पेरेन्काइमा कॉन्स्टिट्यूट द मेजर बल्क एंड इट गेट्स फ्लश्ड ऑफ एवरी ईयर एज फ्लेक्स ऑफ डेड टिश्यूज। तो ये हमारे पास जो सेकेंडरी पेरेन्काइमा जो बना होता है, जिसको हम मेजर फ्लैक्स जो बनाता है, वो क्या होते हैं, हर साल जो होते हैं एवरी ईयर फ्लैग के रूप में ये डेड टिश्यूज के थ्रू ये स्लज ऑफ हो जाते हैं, यानी कि टूट करके गिर जाते हैं। These cells eventually mature into elements of xylem, phloem and parenchyma, और ये सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं जाइलम, फ्लोएम और पेरेन्काइमा में। Such a mixed tissue is said to be prismatic tissues, और यही टिश्यूज जो होते हैं जिनको हम प्रिज्मेटिक टिश्यूज बोल देते हैं। तो ये डायग्राम में हमने बात किया लेटरल मेरिस्टेम के बारे में और प्रिज्मेटिक टिश्यूज के बारे में, ये हमने बात कर लिया। देन आगे हम मूव करेंगे और बात करेंगे लीफ के बारे में। अब तो हमने एक्सिस के बारे में हमने पूरा बात कर लिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लीफ के बारे में। तो लीफ हमारे पास क्या है, ये सेकेंड पार्ट होता है इसका, किसका, प्लांट का। और अब हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। देन अब बात करते हैं इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन द लीफ अपीयर्स क्वाड्रेंगुलर इन आउटलाइन विद टू एक्सपेंडेड लेटरल विंग्स ऑन द लोअर साइड। तो हमारे पास जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, यानी कि जब हम इसका टीएस काटते हैं, तब देखते हैं कि लीफ जो होता है वो क्वाड्रेंगुलर अपीयरेंस में दिखाई देता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है इन आउटलाइन में विथ टू एक्सपेंडेड लेटरल विंग्स, और इसके पास दो लेटरल विंग्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। कहां पे, लोअर साइड में। The epidermis consists of a single layer of uniform cells covered by a thin layer of cuticle। तो एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है, यूनिफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो कवर करते हैं थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से, यानी कि क्यूटिकल की लेयर से ये जो हमारे एपिडर्मिस होते हैं वो सिंगल लेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। स्टोमेटा की बात करेंगे हम, तो स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द एपिडर्मिस में, और यूजुअली ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ, और यही हमारे पास क्या होता है, एक्सपोज पार्ट होता है लीफ का, और इसका ओरिएंटेशन जो होता है वो अलोंग एक्सिस होता है। तो स्टोमेटा हमारे पास यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा, ये हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो आपको देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द लीफ इज ऑक्युपाइड बाय 4 लॉन्गिट्यूडनल एयर कैनाल्स। तो हमारे पास जो इंटीरियर पोर्शन है इसका लीफ का, वो ऑक्युपाई किया हुआ है किसको, 4 लॉन्गिट्यूडनल एयर कैनाल को। तो यहाँ पे एयर कैनाल्स भी हमारे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। तो ये 4 एयर कैनाल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं हमारे, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ट्रांसवर्स डायफ्राम, और ये सेपरेट हो गए हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं किससे, डायफ्राम से, ट्रांसवर्स डायफ्राम से। तो ये ट्रांसवर्स डायफ्राम से ये सेपरेट हो रहे हैं चारों के चारों कौन, एयर कैनाल्स। देन द मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड एंड कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल्स विथ मेनी क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन। तो जो हमारे पास मेसोफिल सेल होती है वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाती है, और अनडिफरेंशिएटेड होकर के कंसिस्ट करती है किसको, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल को, और उसमें बहुत सारे न्यूमरस टाइप के हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च ग्रेन जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। Then there are only a few chloroplasts in the basal part of the leaf and hence this part is almost colorless। तो हमारे पास जो बेस वाला पार्ट होता है, यानी कि हम बात करते हैं कहाँ पे, बेसल पार्ट की बात करते हैं, तो बेसल पार्ट जो लीफ का होता है
वो हमारे पास क्या होता है, उसमें कुछ ही क्लोरोप्लास्ट की सेल जो होती है, एक दो सेल्स ही पाई जाती हैं, और इसकी वजह से ये जो होते हैं, ये पार्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। A single collateral vascular bundle is present in the median part of the leaf, और लीफ में हमारे पास लीफ के मीडियन पार्ट में यानी कि बीच लीफ के बीच में हमारे पास क्या होता है, एक कोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एक सिंगल कोलेटरल बंडल जो होता है प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही हमारे पास वैस्कुलर बंडल कोलेटरल टाइप का प्रेजेंट होगा। द वेसल इन द वेसल पार्ट जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्पैक्टली अरेंज, और वेसल पार्ट की हम बात करते हैं तो जहां पे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बट स्लाइटली अपवर्ड, लेकिन ये क्या होते हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जाइलम ट्रैकीड जो होता है ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जाइलम का, ये जाइलम का स्ट्रक्चर आप है जूम करके आप देखेंगे तो ऐसे ये कई सारे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में ये जाइलम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। रूट के बारे में बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर रूट इज कंपैरेटिवली सिंपल। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है। इट हैज सिंगल लेयर ऑफ परसिस्टेंट एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस वाली लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है हमारे पास, और ये परसिस्टेंट होती है, यानी कि हमेशा लाइफ टाइम ये पाई जाएगी, यानी कि लाइफ टाइम, ये पूरे लाइफ टाइम पाई जाने वाली है। कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज थिन वॉल्ड सेल, और इसमें ये कॉम्पैक्टली अरेंज थिन वॉल्ड सेल यानी कि पतली सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इट इज फॉलोड बाई 4 to 8 लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, इसके नीचे जो है वो 4 से 8 लेयर की पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स पाई जा रही है। जैसे कि ये रीजन आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पूरा कॉर्टेक्स रीजन है जो कि 4 से 8 लेयर का ये बना हुआ है। कॉर्टिकल सेल्स हैव कॉन्सिपिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस, अब कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं उसमें हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल जाते हैं। द सेंटर ऑफ द रूट इज ऑक्युपाइड बाय ए लार्ज सेंट्रल कैविटी फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स इन द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो हमारे पास जो सेंटर वाली सेल्स होती हैं रूट की, वो क्या करती हैं, एक लार्ज सेंट्रल कैविटी को ऑक्युपाई करके रखती हैं। और ये क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सेल का इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में, यानी कि जो इनर पार्ट होता है कॉर्टेक्स का उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और वो सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन कर लेती है, एक बड़े से सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन कर लेती है। द स्टील इज रिप्रेजेंटेड बाय ये सिंगल वैस्कुलर बंडल, और इसमें भी हमारे पास, यानी कि रूट की बात करते हैं तो इसमें भी सिंगल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं और अटैच होते हैं इनर मार्जिन से लेकर के कॉर्टेक्स तक, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। बीच वाला स्ट्रक्चर हमारे पास जाइलम है और उसके चारों तरफ हमारे पास फ्लोएम है। दिस स्टील इज सराउंडेड बाय एन एंडोडर्मिस, और ये हमारे स्ट्रक्चर जो है वो एंडोडर्मिस की लेयर जो है वो बाहर से इसको घेरे हुई है, यानी कि सबसे पहले जाइलम, जाइलम के बाद हमारा फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में हमारा एंडोडर्मिस। तो ये हमारे पास लेयर बाय लेयर जो होगा वो बन जाएगा जाइलम की लेयर, जाइलम के बाहर फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर ये एंडोडर्मिस। तो ये हमारा वो बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। द स्टील इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वैस्कुलर बंडल, ये बात हो गई। स्टील इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, ये भी हो गया। द जाइलम ऑफ द स्टील इज ऑन द साइड अवे फ्रॉम द सेंट्रल लेकुना, और जाइलम की अगर हम बात करते हैं स्टील के तो ये एक साइड में बनता है जो सेंट्रल लेकुना होता है उसके, यानी कि जो सेंटर, अगर हम इसके पूरे रूट की बात करें तो सेंटर हमारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सेंटर से हट करके बन रहा है रूट में। देन ये हो गई हमारे बात, हमारी पूरी रूट की बात हो गई। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने एक्सिस और राइजोमर और उसके बाद में हमने लीफ के बारे में बात कर लिया, यानी कि रूट, एक्सिस और लीफ के बारे में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बातें कर ली हैं। अब हम इसके ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ग्रोथ जो होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम आइसोइड्स इज ए डोम शेप। तो यहाँ पे हमारे पास जो एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि सैम की बात कर रहे हैं, तो सैम हमारा जो होगा आइसोइड्स का वो डोम शेप होगा। प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलती है, यानी कि डोम से प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलती है। इसमें सिचुएटेड होता है बेस के साइड में और ऑफ ये कोनिकल डिप्रेशन, और एक कोनिकल डिप्रेशन के तरीके से ये दिखाई देगा सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे सूट एपेक्स जो है ये हमारे पास ये दिखाई दे रहा है हमारा, और ये एक तरीके से डिप्रेशन के तरीके से, यानी कि धसा हुआ पार्ट जो होता है वो हमको दिखाई देने लगता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ये रोजेट ऑफ लीफ, ये जो होता है रोजेट ऑफ लीफ से, यानी कि लीफ के चारों तरफ ये घिरा हुआ होता है। द शेप ऑफ द एपिकल प्रोट्यूबरेंस वेरीज एज ए डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो एपिकल प्रोट्यूबरेंस होता है वो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में ये डिफरेंट तरीके से वेरी कर सकता है। सेल की बात करेंगे, सेल ऑफ द सुपरफिशियल लेयर जो होती है अपेक्स की,
आर कॉलमनर विद डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये जो होती है कॉलमनर होती है और वहां पे साइटोप्लाज्म जो होती है वो डेंस देखने को मिलती है। तो हम बी वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉलमनर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है और साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास वो डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहे हैं। They divide anticlinally except at the site of the leaf initiation where periclinal division occur। तो डिवीजन जो होती है वो एंटीक्लाइनल देखने को मिलती है पूरे के पूरे। कहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास सूटेपिकल मेरिस्टेम ग्रो हो रहा है पूरा का पूरे उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन देखने को मिलती है, लेकिन इन इस लीफ के इनिशिएशन में हमारे पास क्या होती है वो डिवीजन जो होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन देखने को मिलती है। इनर होमोजेनस मास कंसिस्ट ऑफ वैक्यूलेटेड सेल विथ डिवाइड इन ऑल प्लेन्स। तो हमारे पास जो इनर होमोजेनस मास जो होती है वो कंसिस्ट करती है कुछ वैक्यूलेटेड सेल को, यानी कि कुछ वैक्यूल्स वाले सेल्स भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें, और ये डिवाइड करती हैं सारे के सारे प्लेन में, यानी कि सारी सारी जगहों पर ये डिवाइड करने लगती हैं सब प्लेन से। देन ये हो गई हमारे ग्रोथ की बात कि इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो सूटेपिकल मेरिस्टेम से इसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। देन हम अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन आइसोइटीज प्रोड्यूसेस चीफली बाय स्पोर्स। तो इसमें स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमने बात किया कि हमारे पास क्या होते हैं दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है किसमें टेरिडोफाइट में, एक हमारा होमोस्पोर और दूसरा हमारा हेटेरोस्पोर। यानी कि एक हमारे पास छोटे स्पोर्स डेवलप होते हैं जिससे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, एक बड़े वाले स्पोर्स जो होते हैं उसमें हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यही स्पोर्स जो होते हैं इन्हीं के द्वारा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है किसमें हमारा आइसोइड्स जो कि एक टेरिडोफाइट हमारे पास टेरिडोफाइटिक प्लांट होता है। Occasionally, vegetative multiplication take place by means of bud development on the stem। और हमारे पास वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। और कैसे देखने को मिलती है, हमारे स्टेम के ऊपर बर्ड्स का डेवलपमेंट होने लगता है और यही बर्ड जो होते हैं बाद में क्या होते हैं डिसइंटीग्रेट होते हैं और थाइलस का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो हम बात करेंगे अब हम स्पोरेंजिया के बारे में, क्योंकि इसे स्पोर का फॉर्मेशन हमको करना है। तो स्पोरेंजिया जो होती है आइसोइड्स इज हेटेरोस्पोरस, ये एक हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है। याद करके रखने की जरूरत है आपको कि हमारे पास जो आइसोइड्स होता है वो हेटेरोस्पोरस प्लांट है। प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ स्पोर्स, एक हमारे पास माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करेगा, एक मेगास्पोर का प्रोडक्शन करेगा। और इन डिफरेंट स्पोरेंजिया यानी कि अलग अलग स्पोरेंजिया में ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों डेवलप होंगे। स्पोरेंजिया जो होगा वो बॉर्न होगा सिंगली ऑन स्पोरोफिल के ऊपर, यानी कि ऑल लीव्स ऑन प्लांट हैव द पोटेंशियल टू बियरिंग स्पोरेंजिया। यानी कि हमारे पास आइसोइड्स की जितनी भी लीफ होती हैं उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो हमारे पास क्या करेगा कि इस जो स्पोरेंजिया होगा उसका डेवलपमेंट करेगा वो। तो स्पोरेंजिया जो होता है वो बॉर्न होता है एक स्पोरोफिल पे, एक ही स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। दीज आर टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स, ये हमारे पास स्पोरोफिल्स दो टाइप के होंगे। एक हमारा होगा बियरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करेगा जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल का नाम देंगे। दूसरा हमारा जो होगा वो मेगास्पोरेंजिया को बियर करके रखेगा, उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। Then the micro and megasporophylls are irregularly distributed in some species। तो कुछ स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये irregular डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है और कहाँ पे मेगास्पोर डेवलप हो रहा है, वो irregular मैनर में उनका डेवलपमेंट होता है। However, megasporophylls are restricted to the periphery। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, पेरीफेरी में उनका ग्रोथ होता है ये या वो पाए जाते हैं। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सिस इज ऑक्युपाइड बाय द माइक्रोस्पोरोफिल। तो हमारे पास जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो हमारा क्या करता है माइक्रोस्पोरोफिल को ऑक्युपाई करके रखने का काम करता है। न्यू स्पोरोफिल डेवलप इन एवरी ग्रोइंग सीजन। जब जब भी हमारे पास नया ग्रोइंग सीजन आता है तो वहां पे नए स्पोरोफिल का डेवलपमेंट होता है और ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो प्रीवियस वाले वो फॉल ऑफ हो जाते हैं एक्सिस से। अब हम बात करते हैं स्पोरेंजिया पाइसोटीज की। तो लार्जेस्ट एमंग लिविंग स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी कि अभी तक अगर हम बात करते हैं तो लिविंग प्लांट में सबसे ज्यादा स्पोर्स जो होते हैं यही हमारे पास आइसोइटीज प्लांट क्या करते हैं कंटेन करके रखते हैं। इट इज ऑब्लोंग केक लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा एक ऑब्लोंग केक लाइक स्ट्रक्चर हुआ है जो कि ये हमको दिखाई दे रहा है इस तरीके से यानी कि एक हमारे पास मेगास्पोर है और एक हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल है, एक हमारे पास मेगास्पोरोफिल एक हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल। तो हमारे पास जो स्पोरेंजिया इसका है ये ऑब्लॉक केक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 3 से लेकर के 7 मिलीमीटर तक के लेंथ का ये होता है। इट इज सनकन ऑन द एडेक्सियल अपर फेस ऑफ द स्पोरोफिल इन द एक्सपेंडेड बेसल पार्ट जस्ट बिलो द लिग्यूल। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये सनकन होता है यानी कि धसा होता है कहाँ पे अपर पार्ट में स्पोरोफिल के, और ये एक्सटेंड होता है कहाँ पे बेसल पार्ट में जस्ट लिग्यूल के नीचे। तो जस्ट लिग्यूल के नीचे हमारे पास ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो पाए जाते हैं एडेक्सियल सरफेस पे और ये धसे हुए होते हैं यानी कि सनकन होते हैं।
ये स्मॉल फ्लैप लाइक 1 or 2 लोब वेलम इज प्रेजेंट। तो हमारे पास क्या होता है, एक छोटा फ्लैप लाइक 2 लोब का हमारे पास वेलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कहां कहां पे, स्पोरेंजिया और लेग्यूल के बीच में। तो हमारे पास ये वेलम वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये वेलम वाला स्ट्रक्चर हमारा कहां प्रेजेंट हो रहा है, स्पोरेंजिया हमारे पास बिटवीन द स्पोरेंजियम एंड द लेग्यूल, यानी कि ये हमारे पास लेग्यूल का स्ट्रक्चर है और हमारे पास स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। इस स्पोरेंजिया और लेग्यूल के बीच में ये जो हमारे पास वेलम्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। विच कवर्स द स्पोरेंजियम पार्सली आर कंप्लीटली, और यही हमारे पास जो जो हमारे पास वेलम होते हैं, यही जो स्पोरेंजिया को पार्सली या कंप्लीटली क्या करते हैं, इसको ढकने का काम करते हैं। यानी कि ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये यहाँ से निकला हुआ है, ये हमारे पास वेलम है, ये वेलम क्या कर रहे हैं, इसको ये ढकने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे पास मेगा स्पोर बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास माइक्रो स्पोर बन रहे हैं, जो कि इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर जो हमारा है, ये जो इसको ढकने का काम कर रहा है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलते हैं वेलम। Internally, the sporangia is traversed by ribbon or plate-like tubercules। तो हम इंटरनली अगर हम बात करते हैं इस स्पोरेंजिया की, तो ये स्पोरेंजियम जो होते हैं वो रिबन और प्लेट लाइक ट्यूबरकुलीज जो होते हैं वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूबरकुली देखने को मिल रही है, जो कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबरकुली का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबरकुली है। और ये ट्यूबरकुली क्या कर रहा है, ये ट्यूबरकुली क्या कर रहा है, इंटरनली ये पाया जाता है। और बट दे डू नॉट सब डिवाइडेड द स्पोरेंजियम, लेकिन ये स्पोरेंजियम को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पूरी के पूरे इसको स्पोरेंजियम पे कवर नहीं है। ये बीच बीच में ही ये क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, स्टॉप हो जा रहे हैं। द डेफिनेट फंक्शन ऑफ ट्यूबरकुली इज नॉट नोन। इस ट्यूबरकुली का कोई डेफिनेट फंक्शन हमको अभी तक पता नहीं है, बट दे प्रोबेबली हेल्प इन एक्सटेंडिंग द टेपिटल लेयर इनसाइड द स्पोरेंजियल टिश्यूज। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड होकर के टेपिटल लेयर का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, कहां पे, स्पोरेंजिया टिश्यू के अंदर। और ये क्या काम करते हैं, टेपिटम को ज्यादा इफेक्टिव और न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और बात करते हैं अब हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारे हायर प्लांट की शुरुआत हो रही है, तो जिसमें हम हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो यहाँ पे लेक्चर लंबा भी होने वाला है, तो आप लोगों को पेशेंस बना के रखना होगा। हम एक एक चीज पर्टिकुलर आइसोइड्स का आज हम कंप्लीट करेंगे और पूरा एकदम क्लियर कट इसको हम आज समझने वाले हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम तक। अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है स्पोरेंजियम का। तो द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम आर सिमिलर। तो अर्ली स्टेज में हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास माइक्रो स्पोर्स है और मेगा स्पोरेंजियम है, ये दोनों के दोनों सिमिलर वे में डेवलप हो रहे होते हैं। स्पोरेंजियम डेवलप्स वेरी अर्ली इन द ऑन्टोजेनी ऑफ द लीफ। तो जैसे ही हमारे पास हम लीफ की ऑन्टोजेनी की बात करते हैं, जैसे ही लीफ ग्रो करता है, वैसे ही उसके ऊपर हमारे पास स्पोरेंजिया जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। फर्स्ट साइन स्पोरेंजियल इनिशिएशन का क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने लग जाएगा। कहां पे, एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल्स में, जो कि वेलम के नीचे पाया जाता है। अब वेलम की बात हमने कर लिया कि वेलम कहां पाया जाता है, वो आप स्ट्रक्चर में देख लेंगे। These cells are large and densely cytoplasmic and function as sporangial initial। और यही सेल्स जो होते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, लार्ज हो जाते हैं और उसमें साइटोप्लाज्म जो हो जाता है वो डेंस हो जाता है, और ये एक तरीके से फंक्शन करते हैं और उनको बोलते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। अब स्पोरेंजियल इनिशियल जो होंगे, इनिशियल स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करने लग जाएंगे, और ये फिर बाद में जो हमारे पास स्पोरेंजियल इनिशियल होगा, डिवाइड करेगा पेरिक्राइनली और ये आउटर लेयर जैकेट का फॉर्मेशन कर लेगा इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद में इनर लेयर ऑफ एक्रोस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो दो टाइप के सेल का फॉर्मेशन कर लिया, आउटर जैकेट लेयर इनिशियल में और दूसरा हमारे पास इनर में लेयर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल को। अब ये जैकेट इनिशियल डिवाइड होगा बोथ इन एंटीक्राइनल एंड पेरिक्राइनल डिवीजन से, और ये डिवाइड होकर के क्या करेगा, 2 से 4 लेयर जो होता है, 2 से 4 लेयर स्पोरेंजिया का ये बना लेगा। अब 2 से 4 लेयर स्पोरेंजिया का बन गया किससे, हमारे पास जैकेट इनिशियल से। देन अब आर्किस्पोरियल सेल्स जो दूसरा बना हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये सारे पॉसिबल प्लेन में डिवाइड करने लग जाएगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो इसके डेरिवेटिव्स जो होंगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, किसमें किसमें, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। और सब्सिक्वेंटली कुछ ट्रांसवर्स बैंड्स जो होंगे स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो लूज हो जाएंगे, अपने जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसको लूज कर देता है डिवाइड करने के लिए। यानी कि जब डिवीजन होता है तो वो कुछ साइटोप्लाज्म का कंटेंट अपना लूज कर देता है। दीज बैंड्स जो होते हैं, जो ये बैंड बन रहे हैं ट्रांसवर्स बैंड, ये बैंड्स क्या कैसे होते हैं, स्टेराइल सेल्स होते हैं फ्रॉम द ट्यूबरकुली, और ये ट्यूबरकुली का स्टेराइल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब
स्टेराइल सेल्स जो होते हैं बॉर्डरिंग द ट्यूबरकुली एज वेल एज दोज इमीडिएटली इनर द वॉल लेयर फ्रॉम द न्यूट्रिटिव लेयर कॉल्ड टेपिटम। तो इसी को हम जो ये हमारा ट्यूबरकुली ये डेवलप हो रहा है, जो स्टेराइल लेयर जो होती है बॉर्डरिंग कर रही है ट्यूबरकुली को, वो हमारे पास क्या होती है, ये इनर साइड में इसका वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम न्यूट्रिटिव लेयर या टेपिटम का नाम देते हैं। देन हम आगे बात करेंगे इसके। देन स्पोरेंजिया जो होता है वो डिस्टिंक्ट टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, ऑलमोस्ट ऑल स्पोरोजेनस सेल्स फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से हमारा स्पोरेंजिया जो होगा वो डेवलप हो जाएगा माइक्रोस्पोर में, और सारे के सारे जो स्पोरोजेनस सेल्स होंगे वो सारे के सारे स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये क्या हो जाएंगे, एज ए फंक्शन करने लग जाएंगे वो। ईच ऑफ दीज सेल्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, और सारे सेल्स का अब क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, और वो टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बहुत ढेर सारे नंबर में हमारे पास 1,30,000 2,50,000 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एक स्पोरेंजियम के अंदर। अब एक स्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास इतने नंबर में हमारे पास माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। अब वहीं हम अगर मेगा स्पोरेंजियम की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्पोरोजेनस सेल्स जो होते हैं इसमें से डीजनरेट हो जाते हैं, और केवल लिमिटेड नंबर ऑफ जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं और मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या मेगा स्पोर मदर सेल की तरीके से फंक्शन करने लग जाते हैं। जो सर्वाइव कर रहे होते हैं स्पोरोजेनस सेल्स, बस वही। और ये क्या काम करते हैं, 5 से लेकर के 300 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन जो होता है रिडक्शन डिवीजन के बाद में ये करते हैं। तो हमारे पास जो एक स्पोरेंजियम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 1,30,000 से लेकर के 2,50,000 तक माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं मेगा स्पोर मदर सेल की, जो कि 50 से लेकर के 300 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन केवल करती है एक हमारे पास एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। देन डीजनरेट सेल हेल्प इन न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग मेगास्पोर, और जो डीजनरेट हुए सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल उनसे मतलब मिलने लगता है जो डेवलपिंग मेगास्पोर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ प्राइमोडियल सोइंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। तो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या था, ये हमारे पास लेग्यूल था जिसके बारे में हमने बताया कि बाद में जाकर के ट्यूबरकुली का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। ये हमारे वेलम है, ये जैकेट इनिशियल सिंगल जैकेट इनिशियल का फॉर्मेशन कर लग जाएगा, और ये आर्किस्पोरियल की सेल है। देन जैकेट सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ये आगे जो होंगे वो ग्रो करेंगे, और स्पोर मदर सेल्स में ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद में ये जैकेट वन लेयर का ये हमारा बना हुआ रह जाएगा। जैकेट के नीचे हमारे पास टेपिटम बना लेगा, टेपिटम के नीचे हमारे पास ट्रेबिकुली ये बना लेगी, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि ये क्या करती है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स को ये सेपरेट करने का काम करती है। बात करेंगे डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में कि स्पोरेंजियम का डेहिसेंस कैसे हो रहा है। यानी कि सारा काम तो हमारा हो गया, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो गया, माइक्रोस्पोर भी बन गए, मेगास्पोर भी बन गए। अब इस स्पोरेंजियम का डेहिसेंस होगा, तभी तो हमारे पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर लिबरेट होंगे। तो इनका हमको डेहिसेंस करना भी जरूरी है। तो देख लेते हैं डेहिसेंस कैसे हो रहा है। इन आइसोइटीज स्पोरेंजिया डू नॉट हैव ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर डेहिसेंस। तो हमारे पास आइसोइट्स में कोई भी हमारे पास स्पेशल मैकेनिज्म जो है डेहिसेंस का वो नहीं है। स्पोर जो होते हैं लिबरेट होते हैं जब हमारे पास स्पोरोफाइट का डेथ और डिके होने लगता है, तब ये क्या हो जाने लगते हैं, ये लिबरेट होने लगते हैं। तो ये हो गई बात डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में। अब हमने अभी तक बात किया था हमने स्पोरोफाइट के बारे में, अब हम इसके गैमेटोफाइट के बारे में बात कर लेंगे। तो गैमेटोफाइट के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो होते हैं वो गिव राइज टू द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो माइक्रोस्पोर होंगे वो मेगास्पोर होंगे। अब डेहिसेंस हो गया, डेहिसेंस होने के बाद जो हमारे पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो होंगे वो उनका जर्मिनेशन होगा, और वो अलग अलग प्लांट बॉडी का यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो एंडोस्पोरिक होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं इनमें दे डेवलप इनसाइड द स्पोर वॉल, यानी कि स्पोर वॉल के अंदर ही इनका जर्मिनेशन जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है, और ये हम पता लगा सकते हैं कि वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा कि वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। देन माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हम माइक्रोस्पोर की बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर जो है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मेल गैमेटोफाइट में, उसको हम देख लेते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, 30 से लेकर के 45 माइक्रोन मीटर डायमीटर तक का होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिजेस जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, और लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसका शेप जो होता है वो ऑर्नामेंटल वेरिएशन जो होता है वो कंसीडर करते हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज में ये इसका शेप जो होता है या ऑर्नामेंटेशन जो होता है वो डिफरेंट देखने को मिल सकता है। हम फिगर 11 से 11A to C में इसको हम देखने वाले हैं।
जर्मिनेशन होगा माइक्रोस्पोर का, स्टार्ट करेगा इमीडिएटली, और उसके बाद क्या होगा, वो लिबरेट हो जाएगा कहाँ से, स्पोरेंजियम के अंदर से, और उसको जब उसको क्या मिलेगा, वो फेवरेबल कंडीशन जो होगा वो मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे स्पोरेंजियम से। फर्स्ट डिवीजन जो होगा माइक्रोस्पोर का वो एसिमेट्रिकल होगा, और रिजल्ट में क्या निकल करके आएगा कि इसमें स्मॉल प्रोथेरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दो दो टाइप के हमारे पास सेल्स बन के आ जाएंगे, एक हमारे पास स्मॉल प्रोथेलियल सेल और दूसरा हमारे पास क्या होगा, लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल बन जाएगा। देन द फार्मर डज नॉट डिवाइड फर्दर, और उसके बाद में इसमें जो बचता है उसमें से अब कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो एंथ्रेडियल इनिशियल जो होगा वो डिवाइड करेगा वॉल को ट्रांसवर्सली, और वो क्या कर लेगा, डायगोनली करेगा, यानी कि पहले ट्रांसफर डिवीजन करेगा, फिर डायगोनल में डिवाइड होगा, और टू द लॉन्ग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग, और ऑफ द गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट वाला जो होगा वो एंथ्रेडियल इनिशियल वो डिवाइड करने लग जाएगा। ऑफ द टू डॉटर सेल्स दस फॉर्म, इस तरीके से हमारे पास ये जब ट्रांसफर डिवीजन किया अलोंग एक्सिस के डायगोनली, तो ये क्या किया कि दो सेल का, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लिया। ये एक सेल जो होती है द वन क्लोज टू द प्रोथाइलियल सेल्स बिकम द फर्स्ट जैकेट सेल, और वो पहला जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लेगी एंथ्रीडियम का, और जो दूसरा होगा वो अदर सेल्स जो होते हैं उसके वो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे उसके, और फर्स्ट ट्रांसवर्स डायगोनल डिवीजन उसमें देखने को मिलेगा। सेल फर्देस्ट फ्रॉम द प्रोथाइलियल सेल्स बिकम द सेकंड जैकेट सेल, और जो हमारे पास जो प्रोथाइलियल सेल से दूर हमारे पास जो सेल बनेगा वो क्या करेगा, सेकंड जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो दूसरा बच जाएगा यानी कि अदर्स जो होगा वो डिवाइड करेगा, और अलोंग एक्सिस के वो उसका डिवीजन हो जाएगा गैमेटोफाइट के। देन जो आउटर डेरिवेटिव्स ऑफ सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, थर्ड जैकेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इनर डेरिवेटिव पेरिक्राइनल डिवीजन उनमें देखने को मिलेगा, और वो फोर्थ जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, और उसके साथ साथ सेंट्रल प्राइमरी एंडोगोनियल सेल भी बना लेंगे। तो इस तरीके से इसमें डिवीजन हुआ। तो हमने क्या देखा, इसमें सबसे पहले एंथ्रेडियल इनिशियल आया, उसका डिवीजन हुआ ट्रांसवर्सली। वो कैसे डिवाइड किया, अलोंग एक्सिस के डायगोनल में ट्रांसवर्स डिवीजन किया। ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद दो डॉटर सेल बन गए। एक जो होता है वो प्रोथेलियल सेल से क्लोज होगा, जो कि फर्स्ट जैकेट सेल बना लेगा। दूसरा सेल जो होगा वो जो हमारे पास प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, डायगोनल डिवीजन करेगा। करने के बाद में जो सेल जो दूर बनेगा वो हमारे पास सेकंड जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, और दूसरा जो बच जाएगा अलोंग एक्सिस के वो हमारे पास क्या करेगा, वो अदर डेरिवेटिव्स जो होंगे वो थर्ड जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब थर्ड जैकेट सेल फॉर्मेशन करने के बाद जो इनर डेरिवेटिव्स हमारे जो डिवाइड हुए थे पेरिक्लाइनली वो फोर्थ जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, और एक सेंट्रल प्राइमरी एंडोगोनियल सेल बना लेगा। अब द लेटर ऑफ टू सक्सेसिव डिविजन्स, अब उसके बाद में क्या होगा, इसमें दो सक्सेसिव डिविजन्स राइट एंगल पे देखने को मिलेंगे, दो डिवीजन और परफॉर्म होगा, और ये क्या काम करेंगे, फोर एंड्रोसाइड सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, चार एंड्रोसाइड की सेल बन गई। अब मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो 9 सेल का होता है, प्रोथैलियल सेल्स, चार जैकेट सेल और चार एंड्रोसाइड की सेल्स। अब ईच एंड्रोसाइड मेटामॉर्फोस करेगा और मल्टीप्लेटेलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके पास हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वेसिकल्स जो होता है वो उसके साथ में देखने को मिल जाता है। एंथ्रोजॉइड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फिर लिबरेट हो जाएंगे और इरेगुलर चेक्स के थ्रू स्पोर वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये क्या काम करेंगे, द गैमेटोफाइट इज दस एंडोस्पोरिक, और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये गैमेटोफाइट जो है एंडोस्पोरिक है, और ये स्पोर वॉल का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर ही करने लग जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्पोर आया, इसमें एंथ्रेडियल इनिशियल बना, और हमारे पास प्रोथाइलियल इनिशियल बना, फिर इसका डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद में ये एंथ्रोसाइड्स सॉरी हमारे पास ये एंथ्रोसाइड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, नहीं यहाँ पे हमारे पास एंथ्रेडियल सेल बना और उसके बाद प्रोथाइलियल सेल बना। देन उसके बाद में हमारा क्या हुआ, फर्स्ट जैकेट सेल बन गया, और उसके बाद में फर्स्ट जैकेट सेल बनने के बाद में यहाँ पे हमारे पास इस फर्स्ट जैकेट वाले सेल में डिवीजन नहीं हुआ, इसमें डिवीजन होगा और ये सेकंड जैकेट सेल बना लेगा, फिर ये वाला सेल बचेगा, फिर इसका डिवीजन होगा, फिर ये कुछ और बना लेगा। इस तरीके से सक्सेसिव डिवीजन होते हुए, यानी कि ये इसका ये यहाँ पे डिवीजन हुआ, यानी कि यहाँ पे 4 5 4 5 ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोर्थ जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लिया, और ये फिफ्थ जैकेट सेल का फॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ पे प्राइमरी एंडोगोनियल सेल बन गया। देन उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास प्रोथेरियल सेल जो था वो हमारे पास यहाँ नीचे बन गया। देन उसके बाद में हम इस तरीके से एंड्रोसाइड्स हमारा बन गया, एंड्रोसाइड्स जो है एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन कर लिए, एंथ्रोजॉइड्स जो है मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लिए।
और ये कुछ हमारे पास यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट का ये एंथ्रोजॉइड है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो एंथ्रोजॉइड को दिखाई देगा। ये यहाँ पे फ्लैजिला है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी वेसिकल है। स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हमने बात किया माइक्रोस्पोर और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में। अब हम बात करेंगे मेगास्पोर और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो मेगास्पोर्स जो होते हैं व्हाइट, ग्रे, ब्लैक कलर के होते हैं और 250 से लेकर के 9 माइक्रोन मीटर तक के डायमीटर के ये होते हैं, जो कि मोर देन द माइक्रोस्पोर्स, यानी कि माइक्रोस्पोर से ये बड़े होते हैं। दे आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये टेट्राहेड्रल टेट्राड में अरेंज होते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, 4 आगे 4 पीछे। ईच मेगास्पोर हैज ए प्रोमिनेंट ट्राई रेडिएट रिज, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राई रेडिएट रिज भी दिखाई देने दे रही है इसमें, इस तरीके से। द आउटर स्पोर वाल बियर्स कॉन्स्पिशियस स्पिक्यूलर प्रोजेक्शंस, तो ये हमारे पास जो आउटर स्पोर की वाल होगी उसमें हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे न्यूमरस स्पिक्यूल्ड प्रोजेक्शंस, यानी कि कांटे जैसे स्ट्रक्चर जो है छोटे 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 वो दिखाई देंगे इस पे, न्यूमरस यानी कि बहुत ढेर सारे। जब जर्मिनेशन होगा, ऑन जर्मिनेशन द मेगास्पोर्स अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, ये किसी भी तरीके से डिवीजन परफॉर्म कर सकता है। अबाउट 30 to 50 न्यूक्लियाई दस फॉर्म, जब हमारे पास 30 से 50 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे और उसके बाद में ये क्या करेगा, प्रोटोप्लास्ट में ये डिवाइड हो जाएगा along the periphery in the protoplasm, but there are more nuclei in the apical region। लेकिन हमारे पास ये पेरिफेरी की बात करें तो वहां पे प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन एपिकल रीजन में हमारे पास ज्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिल जाएंगे। तो हो गया हमारे पास क्या, मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर के बारे में। अभी हम इसमें कुछ और बात करेंगे। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो हमारे पास एंडोस्पोरिक होता है, और जो एपिकल पोर्शन होता है वो एक्सपोज हो जाता है किससे, स्पोर वाल के स्प्लिटिंग की वजह से। देन आर्चिगोनिया जो होता है डेवलप होता है ओनली इन द एपिकल एक्सपोज पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट के, तो ये जो एपिकल एक्सपोज हुआ था पार्ट, उसके गैमेटोफाइट में इसका डेवलपमेंट आर्चिगोनिया का स्टार्ट हो जाता है। अब नंबर ऑफ आर्चिगोनिया की बात करेंगे गैमेटोफाइट के अंदर, तो ये वेरी करते हैं, 2 से लेकर के 30 तक ये हो सकते हैं हमारे पास आर्चिगोनिया। देन सुपरफिशियल आर्चिगोनियल इनिशियल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली, अब हमारे पास डिवीजन स्टार्ट हुआ, जैसे हमने माइक्रोस्पोर के डिवीजन के बारे में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास सुपरफिशियल आर्चिगोनियल इनिशियल होगा वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा और डिवाइड करके अपर प्राइमरी कवर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा और लोअर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो दो टाइप के सेल बना लिए हमारे पास ये। द मेगास्पोर्स आर वाइट, ग्रे आर ब्लैक आर मच लार्जर डायमीटर देन द माइक्रोस्पोर, ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। ये जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं माइक्रोस्पोर्स के, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक कलर के ये हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्राच ये हमने बात कर ही लिया है। तो जर्मिनेट जब ये करेंगे, ऑन जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये भी हमने बात कर लिया कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें देखने को मिलेगा। 30 से लेकर के 50 हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लियाई जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पेरिफेरी के अलॉन्ग में इन द प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर पेरिफेरी पे ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट देयर आर मोर न्यूक्लियाई इन द एपिकल रीजन, और हमने ये भी बात किया कि एपिकल वाले पार्ट में हमारे पास ज्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलने वाले हैं। देन वॉल फॉर्मेशन जो होगा स्टार्ट होगा एपिकल एंड से, जो कि ये ग्रेजुअली एक्सटेंड होता है, नीचे की तरफ एक्सटेंड होता चला जाता है। अल्टीमेट द होल गैमेटोफाइट मेगास्पोर बिकम सेलुलर, और इस तरीके से हमारे पास जो गैमेटोफाइट यानी कि मेगास्पोर्स होंगे वो सेलुलर स्ट्रक्चर के तरीके से दिखाई देंगे। गैमेटोफाइट जो होते हैं वो एंडोस्पोरिक होते हैं, एपिकल पोर्शन जो होता है एक्सपोज होता है, स्प्लिट होगा स्पोर वॉल, आर्चिगोनिया डेवलप हो जाएगा, एपिकल एक्सपोज पार्ट जो गैमेटोफाइट का हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ आर्चिगोनिया गैमेटोफाइट्स की वेरी करती है, 2 से 30 होती है, यानी कि ये वाला हमने बात कर लिया। आर्चिगोनिया सुपरफिशियली डिवाइड करेंगे, अपर प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो फार्मर सेल्स होंगे उनमें 2 वर्टिकल डिवीजन देखने को मिलेगा, एक राइट एंगल में एक दूसरे के, और स्टैब्लिश करेंगे ये 4 नेक इनिशियल को, और इवेंचुअली ये फॉर्म करेंगे नेक ऑफ आर्चिगोनिया को, यानी कि आर्चिगोनिया का नेक इस तरीके से बना लेंगे ये लोग। देन जो सेंट्रल सेल्स जो होंगे वो डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्स मैनर में, और ये क्या काम करेंगे, प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ से प्राइमरी जो कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल इन दोनों सेल का भी फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। अब ये क्या होगा, प्राइमरी कैनाल सेल्स जो होंगी ये हमारी क्या होंगी, यूजुअली डज नॉट डिवाइड, और आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी, डायरेक्टली फंक्शन करेंगे नेक कैनाल की तरीके से। वेयर द प्राइमरी वेंट्रल कैनाल जो होंगी वो क्या होगा, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलेगा, और वो स्मॉल वेंट्रल कैनाल और एग सेल का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास नेक कैनाल सेल डिवाइड अब नहीं करेगा, लेकिन वेंट्रल वाले डिवाइड करेंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा उसमें, और छोटा वेंट्रल स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल्स और एग सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये क्या होगा,
Thus, in the mature archegonium, the neck is composed of 4 vertical rows of neck canal cell with a 4 cell in each row. तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, जो मेच्योर आर्चिगोनिया है उसके नेक की अगर हम बात करते हैं तो 4 वेंट्रल रो में कैनाल सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, और 4 सेल जो होते हैं एक रो में पाए जाते हैं। यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 4 सेल्स जो होते हैं एक एक वेंट्रल रोज में देखने को मिल जाते हैं। तो नेक कैनाल जो होता है ऑक्युपाइड होता है एक सिंगल यूनियर बाई न्यूक्लिएटेड नेक कैनाल सेल से और एक वेंट्रल कैनाल सेल से। तो ये हमारे पास नेक कैनाल सेल की खास खास बात हो गई। देन लोअर सोलन पार्ट जो होता है आर्चिगोनियम का वो कंटेन करता है एग को, और आर्किगोनियम जो होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है, सनकेन होता है यानी कि धसा हुआ होगा, और एडजॉइनिंग सेल्स टू द गैमेटोफाइट ऑफ द स्ट्राइल जैकेट अराउंड इट, यानी कि जो एडजॉइनिंग वाले सेल्स होंगे गैमेटोफाइट की वो स्ट्राइल जैकेट से घिरे हुए हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइटिक है, सेलुलर बॉडी है इसकी। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल प्राइमरी कवर सेल का फॉर्मेशन कर लेगी और सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेगी इस तरीके से। देन उसके बाद में हमारे प्राइमरी जो कैनाल सेल का फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल का सेल फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास जो प्राइमरी वाले सेल्स जो ऊपर वाले होंगे ये डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले सेल्स जो होंगे फर्दर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में लास्ट में जाकर के एक का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास मेच्योर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब मेच्योर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन भी हो गया, हमारे पास मेच्योर एंथ्रीडियम का भी फॉर्मेशन हो गया। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की बात। अब फर्टिलाइजेशन जब इसमें हो जाता है, ये फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो हमारे पास जो फर्टिलाइज एग होता है या जाइगोट होता है इसको हम मदर सेल बोल देते हैं किसका, स्पोरोफिटिक जनरेशन का। अब फर्टिलाइजेशन क्रिएट हो गया, एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, वो जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद में अब एम्ब्रियो बनने वाला है। कैसे होगा एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट जो होगा उसमें डिवीजन फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज ट्रांसवर्स। जाइगोट में सबसे पहला डिवीजन हमारा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ये हमारे पास था जाइगोट, इसमें एक डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स, ये 2 सेल का फॉर्मेशन कर लिया, 1 2, आर स्लाइटली ऑब्लिक टू द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम, और ये कैसा है, थोड़ा ऑब्लिक डिवीजन इसका हुआ है। इट इज फॉलोड बाय ए वेंटर डिविजन्स एंड दस 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद में इसमें क्या होगा, वेंटर में यानी कि नीचे की साइड में फिर से इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, और ये क्या करेगा, फॉलोड बाय द वर्टिकल डिवीजन एंड दस 4 सेल आर फॉर्म, 4 सेल इसका इसका ये बन जाएगा। ये हमारे पास ये 4 सेल बन गया, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ये डिवीजन हो गया, ये 4 सेल बन गया, ये आर फॉर्म 4 सेल आर फॉर्म व्हिच आर अरेंज्ड इन 2 tiers ऑफ द 2 ईच, यानी कि दो दो के ईच में एक, यानी कि दो दो एक एक करके ये 4 सेल का फॉर्मेशन कर लिए। सेल्स जो होंगे बोथ टीयर के कंट्रीब्यूट करेंगे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, और इसमें कोई भी सस्पेंसर जो है वो नहीं बन रहा होता है। देन द पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो इज एस्टैब्लिश एट दिस स्टेज। इसी स्टेज पे हमारे पास क्या होगा, पोलैरिटी जो होगी वो डेवलप होने लग जाएगी। कौन सा, जो अपर सेल्स जो होंगे फूड फॉर्म द फूड, वो फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे, एंड वन ऑफ द 2 बेसल सेल्स फॉर्म द एम्ब्रियोनिक लीफ, और 2 सेल्स जो होंगे बेस वाले वो एम्ब्रियोनिक लीफ का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो बेसल वाले सेल्स और 2 बचे रह जाएंगे वो रूट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जो हमारे पास अपर वाले सेल्स हैं, अपर सेल्स जो हैं वो फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कितने सेल्स, जो 2 सेल्स हैं बचे हुए हैं वो फूड का फॉर्मेशन कर लिए। हमारे पास जो नीचे वाले सेल्स हैं यानी कि लोअर वाले सेल्स जो हैं वो एक सेल्स जो है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम्ब्रियोनिक लीफ का फॉर्मेशन कर लेगा एक सेल, और एक जो हमारे पास जो बचा रह गया, एक जो बचा रह गया वो क्या काम करेगा, वो रूट का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास एम्ब्रियो था, इसमें डिवीजन हुआ, थोड़ा ऑब्लिक डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ये 2 सेल बन गए, फिर इसमें क्या हुआ, फिर एक और वर्टिकल डिवीजन हुआ, ये 4 बन गए, 4 बनने के बाद में ये एक तरीके से क्या कर रहा है, ये फिर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद में क्या हो रहा है, 2 टियर में इनका हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, पोलैरिटी इनकी डेवलप होने लगती है, और जो 4 सेल्स जो बने हैं तो ऊपर वाले 2 सेल्स जो हैं वो फूड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, लोअर साइड में जो हमारे पास 2 सेल है, एक सेल हमारे पास क्या करेगा, एम्ब्रियोनिक लीफ का फॉर्मेशन करेगा, और हमारे पास एक जो है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा रूट का फॉर्मेशन कर लिया, ये हमारा फूड का फॉर्मेशन कर लिया, और ये हमारे पास ये यानी कि ये कॉटिलेडोनस शीथ का फॉर्मेशन, ये लेग्यूल हो गया हमारा, ये कॉटिलेडन हो गया, ये हमारे पास कॉटिलेडोनस शीथ हो गई, और ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनके तैयार। तो ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। अब ये एम्ब्रियो पूरी तरीके से ये डेवलप हो चुका है। तो अब एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फूट, रूट और लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन से सेल्स कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ऊपर वाले 2 सेल फूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नीचे वाले 2 सेल, एक सेल जो है रूट का फॉर्मेशन, दूसरा जो है लीफ का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब धीरे धीरे करके इसका डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। तो एपेक्स जो होगा एम्ब्रियो का इस स्टेज में वो डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन उसको मिलेगा,
अब दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नोन एज एंडोस्कोपिक, और इस तरीके का डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, यानी कि अंदर की तरफ उसका डेवलपमेंट अब चालू हो रहा है। इन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट द एम्ब्रियो ग्रोज अनइवनली एंड consequently द फूड assumes एन इनर एंड लीफ एंड रूट ऑफ द आउटर पोर्शन। तो हमने बताया कि हमारे पास जो ये एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ऊपर वाले दो सेल फूड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, एक लीफ का और एक रूट का नीचे वाले सेल फॉर्मेशन कर ले रहे हैं ये। देन एज द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो कंटिन्यूज, जैसे जैसे एम्ब्रियो का ग्रोथ कंटिन्यू होता जा रहा है, गैमेटोफिटिक टिश्यूज फ्रॉम द कुशन एट द टॉप ऑफ द पोर्शन। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक कुशन का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है हमारे पास, कहाँ पे, ऊपर की साइड में, यानी कि टिप ऑफ पोर्शन पे ये कुशन का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है गैमेटोफिटिक टिश्यू से। लेटर फॉर्म से कॉन्सिपिशियस सीथ एट द बेस ऑफ द लीफ, यानी कि हमारे पास लीफ के बेस पे हमारे पास एक कॉन्सिपिशियस सीथ बन जा रही है बाद में जाकर के, और रूट जो होते हैं, रूट ग्रो हो जा रहे हैं थ्रू आउट द गैमेटोफाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द लीफ, और हमारे पास जो रूट है वो लीफ के अपोजिट साइड में ये इनका ग्रोथ जो हो रहा है वो होता चला जा रहा है। देन द स्टेम एपेक्स डिफरेंशिएटेड एट द लास्ट बिटवीन द यंग लीफ एंड द रूट, और हमारे पास जो स्टेम की एपेक्स है वो उसका डिफरेंशिएशन जो है सबसे लास्ट में हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, जो यंग लीफ और रूट है उनके बीच में इनका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर सक्सेसिव डिवीजन होता हुआ चला गया। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीफ सीड का फॉर्मेशन कर रहा है ये, और यहाँ पे ये सेकंड लीफ ये लेग्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, लीफ के ही बगल में हमारे पास रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन ये सबसे नीचे हमारे पास रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि सबसे ऊपर वाला हमारे पास गैमेटोफिटिक एक सीथ बना लिया है, एक लेयरिंग बना ली है। देन ये सेकंड लीफ है और ये लीफ की सीथ है, ये हमारे पास रूट है और ये हमारे पास फूट है। तो इस तरीके से हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो चुका है। तो ये हमने आज पूरा का पूरा खत्म किया है आइसोईड्स, जो कि हमारे पास टेरिडोफाइट का एक जीनस है, जो कि एक कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट होता है, जो कि हेट्रोस्पोरी प्लांट होता है। तो आज हमने ये पूरा का पूरा आइसोईड्स का चैप्टर खत्म कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।